नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। एक जजमेंट का सोशल मीडिया पर एक है कि बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा हो रही है। वो जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और ये एक फैसला है जो कि कई सवाल खड़े कर रहा है। एक तरह से कई सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था कि कुछ महिलाएं कह रही हैं कि ये तो समाज में ये अजीब तरह का फैसला है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं आपको वो टिप्पणी पढ़ देता हूँ। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरह का है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, उन्होंने कहा है कि महिला के प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप की कोशिश नहीं है। इस तरह की इन जनरल बात कही गई है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट, महिला एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी मौजूद हैं, जो श्रद्धा मामले में भी एडवोकेट हैं और श्रद्धा को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के दरवाजे जाती हैं। मैडम, ये जो फैसला आया है, ये केस क्या था और ये जो ऑब्जर्वेशन आई है, ये किस सेंस में, इसको किस तरह देखा जाए? हाँ, देखिए, ये एक बच्ची थी, पोक्सो का ये मैटर था, और जिसमें कुछ 3-4 लड़कों ने उस बच्ची को खींचा, और जैसे कि इसके जो फैक्ट हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को भी उन्होंने दबाया और ब्रेस्ट वगैरह को नाड़ा तोड़ा। फिर उसके बाद वो कहीं पुलिया वगैरह थी, उसके नीचे ले गए। तो इसमें ट्रायल कोर्ट ने उनको समन इशू किया एक्यूज्ड को 18 सेक्शन 18 अंडर पोक्सो एक्ट, जिसमें कि ये अटेम्प्ट टू रेप का केस। लेकिन मैं उससे एक और आगे बात करूंगी कि आफ्टर निर्भया केस, जो रेप लॉ में जो अमेंडमेंट हुए 2018 में, जो अमेंडमेंट हुए उसमें 375 जो डेफिनेशन क्लॉज है, 376 धारा जिसमें पनिशेबल ऑफेंस होता है, और 375 जो है डेफिनेशन क्लॉज है। उसमें रेप की डेफिनेशन को आप अगर मैं पढ़ के सुनाऊं, इसका क्लॉज 2 है, बी है, इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द वजाइना, ऑल दैट। ये मैंडेटरी नहीं है कि पेनिस के थ्रू ही आपने किसी के प्राइवेट पार्ट को, फीमेल को टच किया हो, वो एनी पार्ट ऑफ बॉडी, और ऑब्जेक्ट से भी अगर किया तो वो रेप कंसीडर किया जाएगा। पेनिट्रेशन मैंडेटरी नहीं है उसमें। उसके बावजूद भी जो ये जस्टिस है वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि ये अटेम्प्ट टू रेप भी नहीं है, इसको जनरल सेक्सुअल असॉल्ट का केस बना करके इन्होंने ओवरव्यू दिया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आफ्टर निर्भया केस जो अमेंडमेंट किया है रेप लॉ में, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए ये कोडिफाइड जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है। ये तो ऐसा महसूस होता है कि उनका जो अपना एक परसेप्शन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पुराना रेप लॉ था उसी पर इन्होंने वर्डिक्ट दे दिया है। तो ये अभी इशू बना हुआ है। अब इसमें लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को तुरंत संज्ञान में मैटर लेकर के रिव्यू करके जजमेंट फेवर में देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि क्या एक ये केस है, ऐसे तो हजारों केस पेंडिंग हैं, लाखों केस पेंडिंग है हमारे कोर्ट्स में। तो जस्टिस जो है, या जो भी पार्ट ऑफ जुडिशरी का जो पार्ट है, ऑफिसर है, वो कम से कम इतना तो ट्रेंड हो, इतना तो अपडेटेड हो कानून को लेकर के, कि जब वो उस कोडिफाइड लॉ की इंटरप्रिटेशन करे तो उसके दायरे में करे, ना कि एक जनरल परसेप्शन से, ना कि पुराने कानून से। उन्होंने जो किया है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो पुराना रेप लॉ था जिसमें पेनिट्रेशन मैंडेटरी था रेप लॉ में, वो अब नहीं है। तो ये अभी जो मैंने सेक्शन पढ़ के सुनाया, ये 375 डेफिनेशन क्लॉज है। इसके अंतर्गत जो इस केस के इंग्रेडिएंट हैं, जो इस केस के फैक्ट हैं, जो एविडेंसेस हैं, उसके आधार पे ये 376 का केस है, लेकिन उसको सेक्सुअल असॉल्ट का केस बना दिया। पहले मामला पढ़ देता हूँ। यूपी के कासगंज जिले का मामला है, जिसमें पटियाली थाना क्षेत्र है, जहां 10 नवंबर 2021 को शाम 5 बजे एक घटना हुई थी। एक महिला ने पुलिस में शिकायत की थी कि वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में पवन, आकाश, अशोक के नाम के 3 युवकों ने बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया, और उसके बाद उसके साथ बदसलूकी की गई, गलत इरादे से पुलिया के नीचे ले गए और तमाम चीज़ें की गई। सवाल ये उठता है मैम, इसमें जो उस समय मुकदमा दर्ज हुआ वो 376 का दर्ज हुआ, और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 लगी। अब ये जो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में CR दाखिल की, क्रिमिनल रिवीजन, तो उसमें हाई कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया, जिन मैं जस्टिस का भी नाम लेता हूँ, जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि महिला के स्तन को पकड़ना, नाड़े को तोड़ना, खींचना, ये रेप की कोशिश का अपराध नहीं माना जाएगा। ये तो मुझे याद है कि जब निर्भया का केस हुआ, उसके बाद जब लॉ में परिवर्तन हुए, और आप भी निर्भया केस को कवर, आपने तो खुद इंसाफ दिलाया निर्भया को, उसमें तो
छेड़छाड़ की डेफिनेशन से लेकर अटेम्प्ट टू रेप, और अगर रेप में अगर हम काउंट करें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी रेप में काउंट कर लिया गया था। छोटी चीज़ें, छोटी इन द सेंस मैं कहूँगा कि मतलब जिनको हम उसका जो इंटरप्रिटेशन है कानून का, कि हम एक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रेप को डिफाइन करेंगे, हम फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि वो क्या फील कर रही है, कि पेनिट्रेशन, उसका पेनिट्रेशन हो जाने से आप रेप कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन फीमेल जो विक्टिम है वो क्या फील कर रही है, तो उसके बॉडी के किसी भी पार्ट को आप टच कर रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं थ्रू पेनिस, जो कि इंटरप्रिटेशन है, डेफिनेशन है, तब भी उसको रेप कंसीडर किया जाएगा। तो इसके प्राइमा फेसाई फैक्ट यही है, तो फिर क्यों नहीं किया गया उसमें? तो मुझे ये लगता है कि जो पुराना रेप लॉ था उसी को उन्होंने कंसीडर किया। लेकिन एक और चीज़ कि आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर जस्टिस हैं, हाँ सही बात है, उस पोजीशन पे बैठ करके अगर ऐसे वर्डिक्ट आएंगे तो आप सोचिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये लीडिंग जजमेंट होते हैं। एवरी ट्रायल कोर्ट जो भी होती है वो इन जजमेंट को लीडिंग केस समझ करके उसको फॉलो करती है अपने अदर केसेस में, उसके आधार पर जजमेंट दिए जाते हैं। सेम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट का होता है, लीडिंग जजमेंट का। जब ऐसे वर्डिक्ट आएंगे तो सेम नेचर के अगर क्राइम ट्रायल कोर्ट में हुए हैं और वो ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग हैं, चल रहे हैं, जजमेंट आने हैं, तो इसका रेफरेंस देंगे वहाँ। तो एक लार्जेस्ट कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेप लॉ है, लेकिन ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कि एक जस्टिस क्या इंटरप्रिटेशन करे और उसका इम्पैक्ट कितना। तो मैं वजह जानना चाहूँगा, क्या वजह रही होगी, क्यों इस तरह का डिसीजन? देखिए, वजह तो जितना मैं समझती हूँ कि देखिए, एक दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एक तरफ सोसाइटी है, एक तरफ कानून है। कानून की अवेयरनेस नहीं है और सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उस सोसाइटी का हिस्सा जो लोग हैं वो किसी भी पोजीशन पे बैठा, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो जजेज हों, जस्टिस हो, वो सोसाइटी का वही अभी भी वो पार्ट तो है ही। तो वो सोसाइटी से जो चीज़ें लेकर के आए हैं, वो जब कानून आ जाता है तो ये भी उनको लग सकता है कि नहीं नहीं नहीं, ये कानून तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि रेप को हमने सिर्फ इस तरीके से अभी तक माना है कि रेप का मतलब है, जैसे निर्भया के साथ क्राइम हुआ, रेप का मतलब ऐसे है कि जब तक उस बेटी को रेप करके मार ना दिया गया हो, जब तक वो लोहान ना हो गई। इसको इस सेंस में नहीं देखा जा सकता, जो मैं भी कई जगह पढ़ रहा था कि वो बात ठीक है कि भाई एक्चुअल अगर इंटरकोर्स नहीं है तो फिर उस हिसाब से वो नहीं माना जाएगा, मतलब माना जाएगा दूसरे सेंस में। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इसको इस सेंस में देखा जाए कि भाई हो सकता है कि जज का ये मानना हो कि ये अटेम्प्ट टू रेप ना होकर ये सेक्सुअल हरासमेंट का कि सीवियर सेक्शंस में जाता है, क्या इसको इस कंसिडरेशन से देखा जा सकता है? देखिए, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेक्सुअल हरासमेंट, एक कमरे के अंदर कोई किसी को बैड टच कर रहा है अनएप्रोप्रिएट तरीके से, वो सेक्सुअल हरासमेंट। इस बच्ची को उठाया गया गाड़ी से, 14 साल की बच्ची है, पोक्सो का, तो फैक्ट इसमें बहुत कुछ कह दे रहे हैं। और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी उसको टच किया गया, दबाया गया। तो ये प्राइमा फेसाई जो केस है, इसीलिए जो एफआईआर दर्ज की गई है वो 376 में की गई है, ठीक है। तो उसमें रेप की धाराओं में की गई है। अब उस रेप की धारा में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसी को हमें ट्रायल में प्रूफ करना है। अब ट्रायल के स्टेज पर या वो लोग हाई कोर्ट चले गए जजमेंट आने के बाद, तो हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन आई थिंक पोक्सो एक्ट का सेक्शन 5 या 6 उसके अंतर्गत कर दी कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, जबकि ये प्राइमा फेसाई 376 का है। अब 375 जो डेफिनेशन क्लॉज है उसका बी क्लॉज, ये क्लियर कट जो इस केस के इंग्रेडिएंट हैं वो उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो फिर ये कैसे नहीं है रेप का मैटर? मैं जानना चाहता हूँ, क्या इस तरह के केसेस ऊपर अदालत में जब जाएंगे तो पलट भी सकते हैं? पलट भी सकते हैं बिल्कुल, और पलटे भी जाते हैं। और मतलब नेगेटिव अगर सेंस में कहूँ तो मुझे बहुत दुख हुआ कि छागला केस जो था वो पलट दिया गया। वो तो सही नहीं था, क्योंकि एक्चुअल में उस लड़की का मर्डर हुआ था, एक्चुअल में उस लड़की के साथ रेप हुआ था। अब वो एक मूवी आई थी नो वन किल जस का, वैसे ही पता नहीं नो वन किल नेगी, वो बेटी थी, किसने मारा उसका तो 3 लोगों का ट्रायल कोर्ट ने डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड किया, हाई कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्विटल कर दिया, रीजन दिया ड्यू टू जो भी रीजन था कि उनका फैक्ट का कोरोबोरेशन नहीं हुआ, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया उनको। तो फिर मारा किसने? तो कहाँ हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ फिर रिस्पॉन्सिबल हैं? तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल हैं, सही से इन्वेस्टिगेट नहीं करी, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? वो क्यों इतनी टेक्निकल नहीं है कि सही से वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही? इन सब के इतर, चलिए ये तो डिस्कशन इस केस से रिलेटेड हो गया। अगर मैं कुछ और डिस्कशन करूँ और ये आपसे जानना चाहूँ, ये भी एक हार्ड फैक्ट है कि फर्जी रेप केसेस बहुत दर्ज होते हैं। पहले आप साथ रहते हैं,
हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, फिजिकल होते हैं, और उसके बाद आपकी बातचीत खराब हो जाती है, तो वो रेप में कन्वर्ट हुआ। देखिए पहले क्या था कि हमारे पास, हाँ बिल्कुल मैं नहीं मानती हूँ और हुआ भी है। दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अभी पहले क्या था कि जब भी कोई लिव इन में रह रहा है लड़का लड़की, और फिर वो या शादी का प्रॉमिस किया लड़के ने, तो बाद में जाकर के नहीं अगर शादी की तो वो रेप का केस हो जाता। अब दो तीन चीज़ थी कि हमारे पास इस पर्टिकुलर इश्यूज़ को लेकर के कोई लॉ नहीं था, कानून नहीं था। तो जो अभी BNSS आया है, जो BNS आया है हमारा, IPC अमेंड होकर के आई है, तो उसका 69 सेक्शन है जो कहता है प्रिटेस्ट ऑफ मैरिज जो है उसमें वो केस, अब वो रेप का केस नहीं माना जाएगा। अगर कोई शादी का आपसे प्रॉमिस करता है, झूठा प्रॉमिस करता है आपके साथ फिजिकल होने के लिए, तो अंडर प्रोविजन जो है वो पनिशेबल है, लेकिन वो रेप नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि एक चीज़ तो ये भी है, अगर हम सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखें, बहुत सारी चीज़ें देखें, कि कोई लड़की आपके साथ फिजिकल होने के लिए तब तक नहीं परमिट कर रही है जब तक आप उसको शादी का प्रॉमिस नहीं कर रहे। तो आपका जो इंटेंशन है वो शादी करने का नहीं है, उसके साथ फिजिकल होने का। देन आप क्या करते हैं, जब फिजिकल हो जा रहे हैं तो हमारी सोसाइटी में तो अभी भी फीमेल का कैरेक्टर जो असैसिनेशन किया जाता है कि नहीं वो तो किसी के साथ पहले से थी रिलेशन में, तो शादी होना भी मुश्किल हो जाती है। तो वो माइंडसेट तो लड़कियों का भी है, अभी भले ही वो लिव इन में जा रही है, लेकिन माइंडसेट सोसाइटी ने उसको दिया है ना कि अब कहाँ शादी होगी, या फिर वो लाइफ का एक बहुत एसेंशियल पार्ट किसी पार्टनर के साथ स्पेंड कर चुकी है, तो फिर उसके पास स्कोप नहीं बचता है कि कहाँ पर शादी करेगी, सारी चीज़ें। तो अगर आप झूठा प्रॉमिस कर रहे हो तो आपको पनिश तो किया जाना चाहिए। तो मैम हो गई नए कानून की बात, लेकिन पुराने वाले केसेस में तो हमने देखा कई ऐसे फर्जी केस रजिस्टर्ड। देखिए इसी को तो हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी। जब लगा कि उन लड़कों के साथ गलत हो रहा है कि जिसमें आप लिव इन में आपसी कंसेंट से रह रहे हो, वहाँ पर रेप नहीं है, और फिर भी आप रेप की धारा, क्योंकि कानून कुछ नहीं था ना, तो फिर इसी में सेक्शन में बनता था। तो इसीलिए जब चेंज हुआ, अमेंड होकर के आया, तो बिल्कुल इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि जो रेप लॉ नहीं, जो रेप का नहीं है पनिशमेंट, उसमें नहीं होना चाहिए। तो पहले फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया, और बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि एक लॉन्ग पीरियड तक अगर आप साथ में रहे, किसी ने आपसे शादी का भी प्रॉमिस किया और उस आधार पे आपके साथ फिजिकल हुए, फिर वो शादी नहीं कर रहे, तो आप क्यों फिर साथ में हैं? आप इमीडिएटली एक्शन लेते। आप 10 साल बाद आ रहे हो, तो ये, और ये तो एक तरह से देखा जाए चीटिंग का हो गया ना, कि आपने चीट किया होना। चीट किया, तो वही जो है प्रिटेस्ट ऑफ मैरिज सेक्शन 69 जो है BNS बना दिया गया है उसको। और अच्छा भी है ये सारी चीज़ें कि कोई भी किसी को चीट क्या करे। देखिए हमको सिर्फ ना हानि जो लॉस होता है उसको हम सिर्फ अभी तक अकॉर्डिंग टू कानून लॉज हम ये मानते हैं। एक चीज़ और मानते हैं आप, जैसे कई बार हम ये कहते हैं कि लड़की अगर बयान दे दे तो भी बहुत मुकदमा हो जाता है, और आरोपी को पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेती, जेल भेज देती, बाद में जांच होती रहती है, और बाद में पता लगता है अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं था, इसका तो फालतू में इसको कर लिया, या लड़की के बयान ही था। तो आपको लगता है कि इस तरह के केसेस में अब टाइम आ गया है कि भाई पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद मुकदमा दर्ज करके चाहे जो कार्रवाई करनी है। देखिए जो हमारे नए कानून आए हैं BNSS के, इसमें 15 दिन का पुलिस के पास ये राइट है, अगर वो केस बहुत ही हीनियस क्राइम नहीं है, किसी के साथ गैंग रेप का मैटर नहीं है, प्राइमा फेसाई ये समझ आ रहा है कि मर्डर का केस है, तो इन केसेस को छोड़ दिया जाए। तो 15 दिन का टाइम दिया गया है पुलिस को, ये राइट दे दिया गया है कि वो एक इंक्वायरी करेंगे, देन आफ्टर वो आगे जाकर के चीज़ों को करेंगे, और ऐसा होना भी शुरू हो गया। मैं आपको बताती हूँ, जो रेप केस भी है, जेन्युइनली रेप केस है, उसमें भी पुलिस ना जब कंप्लेन दी जाती है तो पहले वो देखती है, वो बात करती है, उस पार्टी से भी बात करती है, वो इमीडिएटली मुकदमा नहीं दर्ज हो रहे हैं जब तक वो हीनियस क्राइम नहीं है। तो ये होने लगा। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का बहुत बड़ा रोल है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, टेक्निकल तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करें, और ऐसा होने भी लगा है अब पहले से, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस आती है, वो लॉ का अगर कोई मिसयूज कर रहा है तो उसके मिसयूज ना हो उसके लिए भी हम प्रोग्रेसिव कानून बना रहे हैं, हम टेक्निकल चीज़ों को कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैम से लंबी बात हुई, उन्होंने बताया किस तरह से फेक रेप केसेस भी दर्ज पहले होते थे, अब थोड़े से प्रोविजंस चेंज हो गए हैं। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो लोग हैं उनको न्याय मिलेगा, जो इस तरह के लोग हैं जिनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज हुए हैं, और इस तरह के आने वाले वक्त में इस तरह के केसेस दर्ज नहीं होंगे। और जहाँ तक बात है जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, जो कोर्ट का फैसला आया, ऑब्वियसली उस फैसले को लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी सामने आ रहे हैं। ये वीडियो किस लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।